Hello everyone, welcome on Biology Blitz and very good morning to all of you. गाइज आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेकंड और जिसमें हम ओनली 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे एंड दैट क्वेश्चन डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट पीजीटी एग्जाम बायोलॉजी के पेपर से। और ये 20 क्वेश्चन आपके ऐसे रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखे गए कि रिपीट्स हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इंक्लूड। देखिए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जस्ट ए अप्रोच ऑफ साइंस या बायोलॉजी इन विच वी एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब इसी तरीके से ओल्ड एंड ओल्ड, जिससे कि हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज किस क्लैड मतलब किस इसके एंसेस्टर कितने ओल्ड है या इनका आपस में क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का मतलब था ओल्ड एंसेस्ट्री की बात करते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम दो काम करते हैं, एक तो हम रिलेशनशिप ट्री का फॉर्मेशन करते हैं और दूसरा डीएनए बार कोडिंग, मतलब बार कोडिंग डीएनए बार कोडिंग डेवलप करने के बाद हम एक रिलेशनशिप ट्री मेंटेन करते हैं और उसके बाद हम ये बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज के मैक्सिमम डिस्टेंट एंसेस्टर क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो सिमिलरिटीज होती है इन द फाइलोजेनी उसके भी यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों एप्लीकेशन मतलब बिल्डिंग ए relationship tree and DNA barcoding are the function of molecular phylogeny in the course of to establish the relationship between the ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा हिंदी में अगर बोलें तो कि जो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका किसी दूसरे ग्रुप्स के प्लांट के साथ अगर हमें रिलेशनशिप देखना है कि हाउ दे आर इंटरेक्ट, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, देन वी यूज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी अप्रोच एंड इन दिस हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप ट्री बनाते हैं। एंड जो रिलेशनशिप ट्री होता है ये मतलब इसका जो बेसिस होता है वो होता है डीएनए बार कोडिंग। तो कहने का मतलब है जो एप्लीकेशंस हैं उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड्स हैं, आपका बिल्डअप ए रिलेशनशिप ट्री एज वेल डीएनए बार कोडिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको इसका सी। एंड सेकंड क्वेश्चन है इन डीएनए बार कोडिंग, ये भी आपको बता देते हैं जिससे क्लियर हो जाए पूरा कि डीएनए बार कोडिंग होती है। इन डीएनए बार कोडिंग the species of an individual organism is identified using small section of। देखिए अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि डीएनए बार कोडिंग क्या होता है। डीएनए बार कोडिंग में हम क्या करते हैं, स्पीसीज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड यूजिंग स्मॉल सेक्शन ऑफ। स्मॉल सेक्शन किसके, देखिए मेन जो हमारा डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हम उसे यूज़ नहीं करते हैं डीएनए बार कोडिंग में। डीएनए बार कोडिंग में हम जो हमारे सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं जो इंडोसिम्बायोसिस शो करते हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड दिस बोथ ऑर्गन हैव देयर सेल्फ डीएनए, उस डीएनए को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए, जबकि राइबोसोमल डीएनए का कोई मतलब ही नहीं होता, ना होता है ना हम इसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है एक्स एन ए, मतलब एक सिंथेटिक एनालॉग है ये हमारे न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं इनका, विच कंटेंस। ठीक है, सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड है विच कंटेंस। तो देखो हमारा जो डीएनए आरएनए होता है इसमें 5 कार्बन शुगर होती है, जिसे हम डीएनए के केस में कहते हैं डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के केस में कहते हैं राइबोज शुगर। देखिए 5 कार्बन शुगर है ना, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे इसका CH2OH ग्रुप लगा होता है, ये इस तरीके से 5। ठीक है, अब जो ये एक्स एन है जो सिंथेटिक है इसमें जो कार्बन का नंबर होता है शुगर में वो 4 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड का डी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मान ले, या फिर इसकी ये सिंथेटिक डीएनए विच कंटेन्स 4 कार्बन्स। ना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम आपको ये क्वेश्चन सब बताने भी जा रहे हैं आज। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताएंगे उससे आप ये बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में, इफ़ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड। देखिए मेल प्लांट कैसा है, वो डिप्लॉयड है। ठीक है, मेयोसिस के बाद इससे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगी वो कैसे बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद फीमेल प्लांट जो है वो टेट्राप्लॉइड है। इसमें जब मेयोसिस हो जाएगी तो इसके बाद जो यूनिट बनेगी उन्हें हम 2n कहेंगे और ये क्या होंगे आपके फीमेल हैं तो एग कहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। तो एकदम करेक्ट आंसर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे आंसर है पेंटाप्लॉइड। अब ये आंसर पेंटाप्लॉइड कैसे गए, देखो पेंटाप्लॉइड ऐसे है कि एक सिंपल सा आप देखो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स होता है इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसमें आपकी इस तरीके से सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं, सभी सेल्स हैप्लॉइड होती है। इसके अलावा नीचे की तरफ इसमें 2
सिनर्जिस्ट होती है, ये भी कैसी होती है हैप्लाइड, और उनके बीच में एक होती है एक्सिल, ये भी कैसी होती है हैप्लाइड होती है। अच्छा, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इस तरीके से, दो सेल, मगर ये एक सेल में फ्यूज होते हैं, तो इसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। अगर हम सेंट्रल सेल की फॉर्म में बात करेंगे तो ये डिप्लाइड होगी, अगर हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करेंगे या सेकेंडरी न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो ये हैप्लाइड होगा। तो कहने का मतलब ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, तो होते ये भी हैप्लाइड्स हैं। अब होता क्या है, जब ये जो मेल मतलब, क्योंकि ये क्या है एंडोस्पर्म, ये किससे बना है? फीमेल वाले से, तो ये ऑलरेडी कैसा है? डिप्लाइड सेल से डेवलप हुआ है। तो इसके अंदर ये जो नॉर्मल मतलब चीज़ है, ठीक है, ये सेंट्रल सेल ये ऑलरेडी कैसी हो जाएगी, क्योंकि इन नॉर्मल केसेस में ये जो होती है वो आपकी डिप्लाइड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आंसर है वो आपका 4 का डी, पेंटाप्लाइड। ये पेंटाप्लाइड आंसर कैसा होता है देख लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन हमने नीचे आपको दिया हुआ है, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। देखिएगा, इस मेल प्लांट, आप इसे देख सकते हैं आराम से रोक के कि मेल प्लांट 2n से n बन गया मेयोसिस के बाद, और फीमेल प्लांट से 2n बन गया, ठीक है, क्योंकि 4n था। इन एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मतलब जैसे हम क्या कहते हैं गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं, विद टू पोलर न्यूक्लाई। टू पोलर न्यूक्लाई का मतलब क्या होता है? जिनकी पोलर न्यूक्लाई का मतलब सेंट्रल सेल 2n, ठीक है, आप दी एम्ब्रियो से। दस इस प्रकार अगर हम जोड़ें तो इसके दो बार होगा, तो आपका हैप्लाइड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लाई से दो बार फ्यूज करेगा, तो 2n प्लस 2n प्लस n, इस तरीके से। तो आपका ये क्या हो गया? पेंटाप्लाइड हो गया। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। दूसरा आंसर निकालने का तरीका एक ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो मेल प्लांट 2n है जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, उसे मेयोसिस के बाद हैप्लाइड हो गया, ठीक है। और फीमेल प्लांट कैसा है? टेट्राप्लाइड है, जो मेयोसिस के बाद कैसा हो गया? डिप्लाइड हो गया। ये देखिए सिंपल से मेल और फीमेल गैमीट फिल के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से आगे चल के क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब आगे देखिए, वी नो दैट इन एम्ब्रियो साइक ऑल सेल्स आर हैप्लाइड एक्सेप्ट सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो होता है वो आपका डिप्लाइड होता है, ठीक है। जब इंडोस्पर्म बनता है, इन कोर्स ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म मेल गैमीट फ्यूज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार, विद पोलर न्यूक्लाई। तो पोलर न्यूक्लाई कितना है आपका? देखिए यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लाई है, पोलर न्यूक्लाई 2 टाइम्स, तो n जो होता है मतलब ये वाला आपका, ये पोलर न्यूक्लाई से डिप्लाइड स्ट्रक्चर से दो बार फ्यूज होता है, मतलब 2n प्लस 2n प्लस इस तरीके से फ्यूज होगा, तो टोटल क्या बना? 5n बन गया, ठीक है। और इस तरीके से 5n का मतलब क्या होता है? आपका पेंटाप्लाइड होगा। नोट, मेल गैमीट 2 टाइम्स या 2 सेल्स सेकेंडरी न्यूक्लाई से फ्यूज होता है इन टू फॉर्म इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो इस तरीके से n प्लस 2n प्लस 2n 5n पेंटाप्लाइड, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? पेंटाप्लाइड। सेम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें भी वही खेल खेला इनने। व्हेन ए डिप्लाइड फीमेल इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लाइड मेल, देखिए यहाँ पे उल्टा करा है, जो पहले वहाँ पे था अब इस तरीके से हो गया। डिप्लाइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म सेल्स इन रिजल्टिंग सीड्स, सेम वैसे निकालेंगे और इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आएगा टेट्राप्लाइड। इस एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं और बहुत इजीली इसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इन मेल प्लांट में आपने क्या बताया यहाँ पे 4n है, टेट्राप्लाइड है जो उल्टा था, यहाँ पे देखिए फिर से देखिए 4n है यहाँ पे। फीमेल मेल प्लांट कैसा है? टेट्राप्लाइड। तो टेट्राप्लाइड का मेयोसिस के बाद स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पर्म हैप्लाइड होगा, और फीमेल है डिप्लाइड, तो मेयोसिस के बाद जो ओवम बनेगा एग, वो कैसा हो गया? हैप्लाइड। ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में, क्या बनाएंगे? जाइगोट, और जाइगोट क्या बनाएगा बाद में? एम्ब्रियो, ठीक है। अब जब हम इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो मेल है मतलब स्पर्म है वो कैसा है? डिप्लाइड है, 2n है, तो स्पर्म फ्यूज विद डिप्लाइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो 2n वाला जो है 2n से फ्यूज करेगा, ठीक है। अब ये आप द एम्ब्रियो से ट्वाइस, तो 2n प्लस 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना हो गया? आपका टेट्राप्लाइड हो गया, ठीक है। देखो कैसे करके कि जो आपका पोलर सेकेंडरी सेल था 2n, इससे ये आपका जो एम्ब्रियो सेक है वो किससे बनेगा? फीमेल वाले से, और फीमेल वाले से बनेगा तो ये कैसा आएगा? इसकी प्रायोरिटी हैप्लाइड आएगी, क्योंकि देखो एक सिंपल सा पहले समझो, एम्ब्रियो सेक होता है फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी यहाँ पे कैसी है? जो स्टार्टिंग बन रही वो आपकी फीमेल कैसी है? आपकी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो हैप्लॉइड से जब बनेगा तो नॉर्मल केसेस में इसकी प्रायोरिटी कैसे होगी? ये वाली जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसे होंगे? हैप्लाइड होंगे, ठीक है। अब हैप्लाइड वाला, ये दो हैप्लाइड स्ट्रक्चर्स हैं, तो 2n प्लस एक बार n से फ्यूज होगा, फिर इससे एक बार 2n और फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो दो 2 टाइम्स फ्यूज होने का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो प्लाइडी हो जाएगी वो आपकी करेक्ट आंसर हमने आपको क्या बताया था गाइस? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, टेट्राप्लाइड। तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर निकल के आ गया, ये टेट्राप्लाइड, ठीक है। एक साथ फ्यूज कि हमारा जो स्पर्म है वो 2n है, और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा एक साथ, इससे फ्यूज करेगा, इससे फ्यूज करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये देखिए 4n हो गया, तो ये क्या हो गया? टेट्राप्लाइड। करेक्ट आंसर आपका ए।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन्स वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस 101 101 मेज ग्रेन। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है, मेज ग्रेन्स। मेज ग्रेन्स आता कहाँ से? देखिए पहले समझिए एक बात को, इस पूरे एक्सप्रेशन को देख लें तो ज़्यादा अच्छा है कि आपका आसानी से बहुत हो जाएगी। देखिए पहले करेक्ट आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर है इसका ए, मतलब 101 मेज ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 127 टोटल मियोटिक डिवीजन कराने होंगे। कैसे करके देखो, करेक्ट आंसर हो गया। इन फीमेल में, इन एंजियोस्पर्म के केस में एक जनरल होता है, इन फीमेल में मेगास्पोर मदर सेल लीड ओनली वन एग सेल। जब डिवाइड होगा तो कितना बनेगा? एक मियोटिक डिवीजन के थ्रू बनेगा। कैसे करके? वो जब डिवाइड होता है तो 4 बनाता है, आपको पता है, इस तरीके से, और इसमें से केवल 3 ये डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर इसे 25 बनाने हैं तो 25 टाइम डिवीजन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और नीचे क्या होता है मेल के केस में, उसमें क्या होता है 1 से 4 बनते हैं और 4 के चारों ही लिविंग रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, देखो इन मेल में स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस 4 गैमेट्स ओनली आफ्टर 1 मियोटिक डिवीजन। ठीक है, सो 101 फंक्शनल मेगा गैमेट, क्योंकि 101 सीट बनना है तो 101 फंक्शनल मेगा गैमेट बनाने के लिए कितने से डिवीजन कराने पड़ेंगे? क्योंकि ये एक बार में कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं, तो 101 बनाने के लिए से कितने कराना पड़ेंगे? केवल 26, क्योंकि 25 से कितने हो गए आपके 100 हो जाएंगे, एक बार में 4 बनना है, और यहाँ पर 26 हैं तो ये 100 कितने बार कराएगा? 26 टाइम करा लेगा। ठीक है, और आपका ऊपर जो बात कर रहा है मेगास्पोर मदर सेल में, क्योंकि अब इसके जो हैं कितने बन गए? 26। ठीक है, और एक उनका आपका ऊपर एक 25 ये हैं, तो 101 प्लस 25 कितने हुए? 26। चूँकि यहाँ पे 101 का नंबर आया है तो यहाँ पे 26 बार जो है आपका ये वाला आंकड़ा देखिए मेल स्पर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको फीमेल केस में इसे कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 101 बार। ठीक है, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही बन रहे हैं, तो 101 बार उसे करना पड़ेगा, और यहाँ केवल उसे 26 टाइम ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिवीजन होगा मियोटिक? 127। इस तरीके से आंसर कितना हो गया आपका? 127। ना क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 101 फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देखिए अब इन्हें और छोटा करा है, फीमेल गैमेटोफाइट को पूछ रहा है, तो आपको पता है, फिर एक्सप्रेशन देखें, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आंसर पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 101। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 101 प्रोड्यूस करना थे और 101 ही, और क्या बना रहे हैं केवल फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, ये सीट नहीं बन पा रहा है, हमने बीच में ही प्रोसेस को रोक दी 101। और आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट में जब एक मियोटिक डिवीजन होता है एक सेल तो 4 बनते हैं। ठीक है, 4 बनते पॉइंट, और इन 3 ये जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, तो कितना बचता है? केवल एक ही का ग्रोथ होता है। अब जब 101 बनाना है तो कितने बार डिवीजन कराना पड़ेगा? 101 बार कराना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 101। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस बिटवीन ए टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट। देखिए टेट्राप्लॉइड 4n, ठीक है, इससे कितना आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है अगर समझ आ जाए। एंड ए डिप्लॉइड मेल प्लांट 2n, मेयोसिस के बाद कितना हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, इंडोस्पर्म क्या होगा हिंदी में आपने समझा दूँ। देखिए इससे आपका जाके आगे क्या बनेगा, जो फीमेल वाला इससे क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बाद इंडोस्पर्म एक और डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है, जब उसके बाद उसमें 2 बार फ्यूजन हो जाता है तो उसे हम इंडोस्पर्म करते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ऑलरेडी जब ये डिप्लॉइड है तो जो पोलर आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, पहले ये देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, करेक्ट आंसर आपका है पेंटाप्लॉइड। देखिए कैसे करके, फिर एक्सप्रेशन एक बार देख लेंगे। इस देखो फीमेल प्लांट में डिप्लाइड था, मेयोसिस के बाद हैप्लाइड, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा वो कैसा होगा? डिप्लाइड। नॉर्मल कंडीशन में आपको पता चलना चाहिए कि जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें आपका जो सेल्स होता है वो हैप्लाइड होता है। जब वो हैप्लाइड सेल से बनता है और यहाँ आप डिप्लाइड सेल से बनना है तो उसकी प्लाइडी कितनी हो जाएगी? उसकी प्लाइडी तो ऑलरेडी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल क्या है कि फीमेल प्लांट 4n 2n हो गया, मेल प्लांट में डिप्लाइड था तो मेयोसिस के बाद n हो गया। अब जाइगोट फॉर्मेशन के लिए दोनों जुड़ेंगे 2n प्लस n, तो ये 3n ट्रिप्लाइड हो गया। फॉर इंडोस्पर्म फॉर्मेशन की इन नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में देखिए क्या कंडीशन होती है, पहले ये समझ लें। इन नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल जिसे हम सेकेंडरी पोलर न्यूक्लाई कहते हैं वो डिप्लाइड होता है। बट हेयर फीमेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी डिप्लाइड है, फीमेल गैमेटोफाइट जो बनना है वो डिप्लाइड है। ठीक है, सो इट्स सेंट्रल सेल की प्लाइडी कितनी हो जाएगी? 4n हो जाएगी। ठीक है, नाउ फ्यूजन ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा?
4n, दोनों सेल से 2 बार फ्यूज होगा ना, टोटल तो वो 4n है। तो या ऐसे कर लेंगे 2n + 2n, तो आपका कैसे करके फ्यूज होगा, इससे एक बार होगा, इससे एक बार होगा, तो 2n + 2n + n कितना हो गया आपका 5n हो गया। 5n ही तो हमने आंसर बताया आपका। आपका आंसर हमने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 8 का सी। देखिए पेंटाप्लाइड, बस इतना सी बात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट प्लाइडी लेवल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग ए एंडोस्पर्म, सिनर्जिड, एम्ब्रियो और पॉलिंगेरेंस एंड एम्ब्रियोसाइट। हम ऑलरेडी बता चुके थे कि हम फिर से बार समझाते हैं, बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। ये 3 एंटीपोडल्स होती है नॉर्मल केस में, ये 2 आपकी एक्सेल होती है, बीच में एक सिनर्जिड्स होता है। ठीक, सॉरी, ये 2 सिनर्जिड्स हैं जो सभी आपकी कैसी हैं, सब अप्लाइड है। ये भी अप्लाइड है, एक्सेल भी अप्लाइड है, ये सब अप्लाइड है। बीच में ये आपके पड़े हैं 2 पोलर न्यूक्लाई, ठीक है, जिसका सेंट्रल सेल बनाते हैं। दोनों कैसे हैं आपके हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल बात नहीं करेंगे तो आपका डिप्लाइड, वैसे ही अप्लाइड सेल्स होते हैं, सभी अप्लाइड है, टोटल से अप्लाइड है। तो देखिए पॉलिंगेरेंस तो हर कहीं भाई मेल गैमेटोफाइट की वो होती है, तो ये कैसा होगा अप्लाइड। डी में जो भी नंबर आएगा ए बी सी डी, देखिए डी ये वाला सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए डी नंबर है ये वाला, ठीक है। एन तो एन हो गया। एम्ब्रियो से कभी नहीं देखते हैं, अभी हम देखते हैं इन सिनर्जिड। सिनर्जिड सिंपल सेल्स है ये वाली, ठीक है, जो नीचे 2 सेल्स हैं, ये सब हमने कैसे बताया अप्लाइड। तो बी भी कैसा हो गया, देखिए अप्लाइड हो गया, ठीक है। एन आ गया, ये भी आ गया एन। अब हमारे पास है इंडोस्पर्म। देखो एक सिंपल सी बात, एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो आपको सिंपल पता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लाइड होता है और एंजियो में ट्रिप्लाइड होता है, तो इसे ऐसे ही निकाल दो, 2n हो गया। अब हमारे पास रहेगा कि हम एम्ब्रियो की प्लाइडी और आपकी एम्ब्रियोसाइट की प्लाइडी बताएं, ठीक है। अब एम्ब्रियो की प्लाइडी कैसे निकलेगी, देखिए सिंपल सा एम्ब्रियो की प्लाइडी है आपका कि जो नॉर्मल केस में एम्ब्रियो कैसा होता है वो डिप्लाइड होता है, ठीक है, तो ऐसे समझ लें डिप्लाइड। और आपका अब आता है एम्ब्रियोसाइट। देखो एम्ब्रियोसाइट क्या होता है, वो फीमेल होता है, फीमेल जो मतलब ओवम से बनता है, और ओवम सिंपली अंडा कैसा होता है, अंडा हमेशा कैसा होता है हैप्लाइड होता है, तो उससे डेवलप होने वाला एम्ब्रियोसाइट कैसा होगा, वो हैप्लाइड होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो सिस्टम्स होता है कि यहाँ से आपकी एक पॉली ट्यूब एंट्री करी और उसमें 2 मेल गैमीट इंटर करें और उसके बाद जो है वो क्या डेवलप होता है, तब भी आप इसे निकाल सकते हैं। वरना यहाँ तो स्टेटमेंट बाय जाए कि पॉलिन हमेशा हैप्लाइड होता है, सिनर्जिड क्योंकि एम्ब्रियोसाइट के अंदर जो भी सेल होती है वो हैप्लाइड होती है, पूरा एम्ब्रियोसाइट ही हैप्लाइड होता है, तो एम्ब्रियोसाइट भी हैप्लाइड हुआ था, उसके अंदर जो सेल है वो भी हैप्लाइड हो गई, ठीक है। और आपका पॉलिन भी अप्लाइड हो गया। बचा क्या आपका एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यूनिवर्सल फैक्ट है कि वो अप्लाइड होता है। अब केवल एम्ब्रियो बचा, तो नॉर्मल केस में एम्ब्रियो कैसा होता है डिप्लाइड होता है, तो वो डिप्लाइड होगा। आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कहीं से भी कि आपको सोचना पड़े, तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आया, इफ़ द लीफ टिप सेल्स पॉजेज 14 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ पाइथन सटाइपा। देखिए इसमें कंफ्यूज किसी से ना हो, ना नाम से कंफ्यूज हो, ना लीफ टिप से कंफ्यूज हो। देखो ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन तो सिंपल सा एंजियोस्पर्म का रेफरेंस होता है। एंजियोस्पर्म में जो मेल प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, और वो कैसी होती है, वो डिप्लाइड होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लीफ कहाँ से आती है आपके प्लांट के स्पोरोफाइट से आती है, तो ये कैसी होगी 2n = 14। पहले ये ध्यान रखें आप। इसके बाद करें हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है इसका वो कैसा होता है, ट्रिप्लाइड होता है। सबको पता है एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लाइड होता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से 2n = 14 से n निकालें तो कितना आएगा 7 आएगा। और एंडोस्पर्म जो होता है पाइथन सटाइपा में क्या आएगा, एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म में आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है ट्रिप्लाइड होता है। तो n = आपका 3 है, तो ट्रिप्लाइड का मतलब क्या हुआ 21 हुआ। बहुत ही सिंपल आंसर है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 10 का आंसर क्या होगा ए। देखिए Now, question number, most angiosperm have a embryo sac with 2 polar nuclei and produce a triploid endosperm as in Arabidopsis। देखो इसमें भी कोई बात नहीं है, बहुत ही कांस्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जो मोस्ट एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो आपके एम्ब्रियो सैक में कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में कई सारे टाइप्स होते हैं, मगर जो मोस्टली एम्ब्रियो सैक होते हैं एंजियोस्पर्म में वो आपके पॉलीगोनम टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीगोनम टाइप के होते हैं, जिनके अंदर 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं एंड प्रोड्यूस टोटल बॉडी कैसी होती है ट्रिप्लाइड होती है। बस सिंपल। एरोडॉप्सिस क्या है, क्रूसिफेरी प्लांट का मेंबर्स होता है। तो ये आपका सिंपल सा कैसा एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, और सभी एंजियोस्पर्म प्लांट मोस्ट ऑफ दी पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसाइक बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 11 का ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एंजियोस्पर्म्स रिप्रोडक्टिव टिश्यू। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं। ऑल सेल्स इन एम्ब्रियोसाइक ऑफ एंजियोस्पर्म आर हैप्लाइड। सही, सभी सेल तो हैप्लाइड होती हैं, कोई भी सेल डिप्लाइड नहीं होती, सभी सेल हैप्लाइड होती है, चाहे वो सिनर्जिड्स हों, चाहे वो एंटीपोडल्स हों, चाहे वो पोलर न्यूक्लाइज हों, चाहे वो आपके एक्सेल्स हों। नाउ सिनर्जिड्स एंड एक्सेल आर हैप्लाइड, बिल्कुल सही है। इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियोसाइक इज हैप्लाइड, जाइगोट इज डिप्लाइड, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लाइड, बिल्कुल सही बात है, कोई भी डाउट नहीं है। सही
देखिए एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी वो वाली डिप्लॉइड यहाँ पे आती है, ठीक है। और जायगोट हमेशा नॉर्मल केस में कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म का एक स्टेटमेंट है कि डिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एंटीपोडल आल्सो हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है गाइस। कोई भी हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस चेक करना है इस क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर ए। ना काफ़ी थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म सोवोले इज यूज्ड फॉर व्हेन इंटरनोड्स आर थिक। देखिए सोवोले जो टर्म है, सिंपल से हम आपको बता दें, जो रनर होते हैं, रनर का मतलब होता है आपके जो स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं रनर, वो स्ट्रक्चर होती है सोवोले। और सोवोले उसे तब कहते हैं जब उसमें इंटरनोड जो होते हैं थोड़ा सा थिक होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटरनोड यहाँ पे थिक है ना, तभी सोवोले जो टर्म आता है किसके लिए, रनर के लिए यूज किया जाता है। 13 का आंसर ए। आप देखिए रनर क्या होते हैं गाइस, सिंपल समझ लें। रनर कैसे, आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन है, कैसे, सब एरियल, थोड़ा हवा में, मतलब बाकी ज़मीन के अंदर थोड़ा हवा में, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लाइक सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। ये और भी होते हैं, सकर के अलावा रनर के अलावा 3 और होते हैं, सकर, स्टोलन और ऑफसेट, ये भी होते हैं। इसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। अंडरग्राउंड रनर जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सोवोले, ठीक। अंडरग्राउंड जैसे कहाँ पाए जाते हैं, एग्रोपायरॉन, समटाइम्स इन्हें हम राइजोम भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डायग्राम लगा है, सब एरियल मॉडिफिकेशन रनर, ठीक है। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ स्टेम दैट क्रीपिंग हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। क्रीपिंग मतलब रेंगना, कहाँ पर, अबव द सॉइल, कैसे फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल निकल के ऊपर है ना, ये रनर लिखा हुआ है, देखिए आप सिंपल। अच्छा, प्रोड्यूस रूट एट द नोट्स, अपने रूट पे ये क्या होते हैं, नोट्स जो होते हैं उन पे रूट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो घास होती है ना, दूब घास और ऑक्जेलिस, इन सब में ये मिलते हैं। अब अंडरग्राउंड जब ये हो जाता है, ये रनर जब अंडरग्राउंड हो जाता है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, सोबोले बोलते हैं, और इसे एग्रोपायरॉन नाम के प्लांट में देखा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, हैप्लॉइड्स आर प्रीफर्ड ओवर द डिप्लॉइड फॉर म्यूटेशन स्टडीज बिकॉज। देखो बहुत सिंपल सा है कि हैप्लॉइड को हम ज़्यादा रिसर्च में यूज़ करते हैं और एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉइड। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा सिंपल इसलिए करते हैं हम कि जो रिसेसिव म्यूटेशंस हमारे फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाए, इसलिए हम हैप्लॉइड को लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, प्लाइडी आर विद जीनोम ड्राइव्ड फ्रॉम सेम ओरिजिनल स्पीसीज इज। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये समझने का, ए प्लाइडी विद गैमीट्स ड्राइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल स्पीसीज इज प्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लाइडी विद जीनोम वाली और सिंपल सेम ओरिजिनल स्पीसीज से जब हम बनाते हैं तो ये सिंपल सा क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लाइड्स होगा, क्योंकि सेम ओरिजिनल स्पीसीज से है तो इसमें क्या होगा, हम सिंपल सा उसे डिप्लाइड, ऑटो मतलब सेम, तो ऑटो पॉलीप्लाइड। एंड नाउ क्वेश्चंस, द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन द एकॉर्निया, जैसे वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, एंड पिस्टिया। देखिए जितने भी पानी वाले प्लांट होते हैं जिनमें पानी के अंदर रहते हैं, इकॉर्निया और पिस्टिया, इनमें जो एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं किसके, स्टेम के, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑफसेट बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ऑफसेट बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर, अब इसे देख लें, ये देखिए ये वाटर प्लांट है, अब इसमें देखिए ये पानी है, पानी के ऊपर एक प्लांट यहाँ से निकले और यहाँ ये कनेक्टिंग करने वाला ये होता है इनका स्टेम, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इसी में रूट पॉकेट भी पाई जाती है और इन्फ्लेटेड पेट्यूल भी पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, इनमें से द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ स्टेम इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो जितनी भी मार्फोलॉजी नहीं सबको एक जगह पर मैं लाया हूँ। कह रहा है कि मार्फोलॉजी जो होती है स्टेम की इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। चार स्टेटमेंट क्या है, ये केवल 4 डेफिनेशन है जिसमें आपके इनके जो मार्फोलॉजी होती है स्टेम की उसके बारे में। जैसे कि रनर वाले जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए प्लांट विद रनर शोज थिन इंटरनोड एंड ब्रांचेस क्रीप ओवर द सॉइल सरफेस, ठीक है, जैसा कि आर्कजेलिस में पाया जाता है। इसके बाद प्लांट विद सकर, जिसमें सकर बनते हैं, उनमें क्या होता है, स्टेम राइजेस फ्रॉम एक्सिलरी ब्रांचेस। स्टेम कहाँ से राइज होते हैं, एक्सिलरी ब्रांचेस से, और डेवलप होते हैं फ्रॉम नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, जैसा कि रोज में मिलता है। ये सकर होते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना केवल सकर किस प्लांट में पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा देखिए, स्टेम विद रनर। रनर में क्या होता है, सॉरी जो स्टोलन होता है, स्टोलन क्या होता है, केवल स्टेम इज लाइक रनर, केवल जो स्टोलन होते हैं वही रनर होते हैं। पॉइंट कह रहा है कि स्टेम इज रनर लाइक, बट डिफरेंस क्या होता है कि स्टोलन जो होते हैं उसमें वो हॉरिजॉन्टली ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, बिलो द सॉइल सरफेस, जबकि जो रनर होते हैं वो आपका सेम ऊपर की तरफ सॉइल के सरफेस के एब करते हैं, जैसा कि स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। ये वाले स्टोलन कहाँ होते हैं, स्ट्रॉबेरी में होते हैं, ध्यान रखना है। मगर डिफरेंस क्या है, ये जस्ट लाइक रनर, मगर रनर जो होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और आपके स्टोलन कहाँ पे होते हैं, वो सॉइल के ऊपर होते हैं, ठीक है।
स्टोलन ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल के अंदर होते हैं स्टोलन और रनर सरफेस पे होते हैं सॉइल की सरफेस पे। इसी तरीके से प्लांट विद ऑफसेट में क्या होता है, ये भी आपके रनर की तरह होता है। देखिए स्टेम इज लाइक रनर, ऑफसेट का डेफिनेशन क्या है, बट डिफरेंस दैट कि जो इंटरनोड आर शॉर्ट एंड लाइक थिक होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। रनर ना होके जब इंटरनोड शॉर्ट और थिक हो तो उसी रनर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑफसेट बोलते हैं, और ये ऐसा पाया जाता है बाटर हाइसिंथ और पिस्टिया में। तो इस तरीके से गाइस अगर हम देखें तो आपके सभी स्टेटमेंट जो हैं वो क्लियर हैं कि जो डेफिनेशन है वो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नोट देखिए क्या लिखा है, स्टोलन एराइज फ्रॉम अंडरग्राउंड नोट्स। ठीक है, स्टोलन कहाँ से एराइज होते हैं, अंडरग्राउंड नोट से, जबकि ग्रो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से, आफ्टर सम टाइम, फिर बाद में दे कम सॉइल सरफेस। स्टोलन बाद में सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, मगर शुरू में आप वो कहाँ करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो भी करते हैं, मगर सम टाइम दे कम आउट दी सॉइल पे, कम आउट आता है, ओ टी है। तो ये देखो उन्होंने दिखाया स्टोलन, इन्होंने तीनों को दिखा दिया, आपको देख लीजिएगा। ये देखिए रनर जो होता है वो कहाँ पे है, सिंपल सा सॉइल की सरफेस के ऊपर है लाइन जो है। अब जो शकर है वो देखिए बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर है। स्टोलन है देखिए वो कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो स्टोलन आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर सॉइल के, मगर पहले शुरू में ये अंदर थे, बाद में बाहर आ गए। ठीक है, लाइक दैट। ये देखिए ये जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर ग्रो करके आ गए स्टोलन्स हैं। इसके अलावा ये फिर से एक पिक्चर देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्लियर हो जाना बेहतर है। देखिए स्टोलन जो आपको सॉइल के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, आपको ऑफसेट पानी के अंदर दिख रहा है, और आपको शकर भी सॉइल के अंदर दिख रहा है। देखिए सॉइल के बिल्कुल अंदर है, ठीक है, ये स्टोलन सॉइल के ऊपर है, शकर नीचे है, ऑफसेट पानी के अंदर, रनर ऊपर होते हैं, सॉइल के ऊपर होते हैं, इतना ध्यान रखना है। 4 मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के ना। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम। तो एक सिंपल सी बात होती है, अगर आप इन स्टेटमेंट को पढ़ें और आपका अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जेनेटिक स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस का आइडिया है तो बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स इन प्रोकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट है कि जीनोम इन द फार्मर केसेस आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑपरेन। देखिए ऑपरेन हमेशा कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। और लिखा क्या है देखिए यहाँ पे, यूकैरियोट जीनोम डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। तो जो क्वालिटी है गाइस वो किसकी लिखी है, यूकैरियोट की लिखी है, ध्यान रखना। और रिपीट जो आपके ऑपरेंस होते हैं ये प्रोकैरियोट होते, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, रिपीटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये बड़ा ध्यान रखें। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। भाई ये आपने कहाँ देख लिया, डीएनए की मतलब परमानेंट से आपने बोल दिया कि सर्कुलर भी है और सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये भी गलत हो गया आपका। आगे देखते हैं, डीएनए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, नहीं, हिस्टोन आपकी यूकैरियोट में होती, प्रोकैरियोट में नहीं होती। अब इसमें सबसे बेसिक जो डिफरेंस बचा है कि यूकैरियोटिक का जीनोम डिफर होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम से, वो किस पॉइंट पे डिफरेंस होता है। तो 18 का करेक्ट आंसर गाइज आपका है सी। कैसे करके, देखिए रिपीटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ये वाला जो पॉइंट है ना कि रिपीटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो केवल आपके यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी आपके देखिए डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स इन प्रोकैरियोट, ये बात दोनों में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। जीन्स इन दी फार्मर केसेस, फार्मर के बेसिस प्रोकैरियोट में केस ऑर्गेनाइज्ड इन ऑपरेंट, बिल्कुल सही बात है, मगर ये कोई डिफरेंस नहीं है। हमें बताना है यूकैरियोटिक का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रोकैरियोटिक के जीनोम से उसे अलग कर सके। वो पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक के जीनोम में आपके रिपीटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ऑपरेंट का दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स का क्वालिटी है, डीएनए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, ये प्रोकैरियोट में नहीं होती भैया, ठीक है। और आपका यू फार्मर का मतलब क्या है यहाँ पर, यूकैरियोटिक जीनोम में आपने ऑपरेंट देखे, नहीं देखे, तो ये तो प्रोकैरियोट क्वालिटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा डीएनए सर्कुलर वाला पॉइंट, ये आपका यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोट का पॉइंट है, और सिंगल स्टैंडर्ड भी प्रोकैरियोट का पॉइंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल रिपीटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इसे प्रोकैरियोटिक जीनोम से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ cDNA। cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करते हैं। कैसे करके, देखिए हमने थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखाया आपको नीचे, देखिए इसे इस तरीके से देख लीजिए। mRNA से हम क्या बनाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं, जो ए मतलब एंजाइम यहाँ पे और बी एंजाइम यहाँ पे, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है गाइस, जो mRNA से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, देखो आपने हमेशा डीएनए से आरएनए बनता हुआ देखा होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, मगर आज हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, mRNA से हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहे हैं, क्योंकि जी भाई ऐसा mRNA सिंगल होता है, तो इससे हम केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहे हैं, इसका मतलब सीक्वेंस उल्टा कर रहे हैं, तो कैसा बनेगा, डीएनए भी सिंगल बनेगा, तो ये आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद सिंगल डीएनए से हम क्या बनाते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं बाय यूज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो इसलिए जो एंजाइम्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करा जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के प्रोडक्शन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पूछे हुए क्वेश्चन से एग्जाम में कई बार पूछे गए। ए डिस्प्यूट बिटवीन अबाउट पेरेंटेज ऑफ ए चाइल्ड इज बीइंग सेटल्ड बाय ए मदर। मतलब एक केस जो है दायर किया गया है अदालत में, किसकी तरफ से? मदर की तरफ से। किसके बारे में? कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स कौन है। ठीक है, डिस्प्यूट है कि वो, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन डिसाइडिंग द पेरेंटेज। ये कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट वो डिसाइड करेगा कि उस बच्चे का पेरेंट कौन है। पहला है कि नर्दर्न ब्लॉटिंग शोज सेम डीएनए सीक्वेंसेस। नर्दर्न ब्लॉटिंग सेम डीएनए सीक्वेंस, देखो नर्दर्न ब्लॉटिंग इसके लिए डीएनए के लिए पहली बात तो करी नहीं जाती, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सिमिलर कैरियोटाइप शुड बी प्रेजेंट इन मदर एंड चाइल्ड। कैरियोटाइप सिमिलर होने से ये प्रूफ नहीं होगा कि ये बच्चा उसी मदर का है जो क्लेम कर रही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है क्रोमोसोम नंबर इन बोथ शुड बी, भाई वो तो सभी में सेम होती है। ये चाइल्ड वुड इनहेरिट वन मिनी सैटेलाइट फ्रॉम मदर। ये पॉइंट जो होता है, इस मिनी सैटेलाइट जो होता है वो केवल मदर से प्रोवाइड किया जाता है, और मदर ने ही, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मदर ने ही आपका केस फाइल किया है, तो उसमें केवल एक चेक किया जाएगा कि चाइल्ड जो होता है वो वुड इनहेरिट ए मिनी सैटेलाइट फ्रॉम मदर। अगर वो सिमिलर मदर की तरह पाया गया तो उसका केस मदर के हक में जाएगा कि इस बच्चे की जो माता है, जिसने केस फाइल किया वही है। अदरवाइज ना कि हम उसके डीएनए नाथन ब्लॉटिंग से ही क्लियर कर सकते हैं, ना हम इसका कैरियोटाइप से ये क्लियर कर सकते हैं, और ना ही हम इसका क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर होने से ये बात बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका डी। थैंक यू वेरी मच गाइज।